वर्दी पहनकर इंसाफ करने वाला आईपीएस अफसर आज रेलवे स्टेशन पर खड़ा कांप रहा था, क्योंकि उसके सामने गर्भवती हालत में भुजा बेचती खड़ी थी वही औरत जिसे उसने 8 साल पहले तलाक दिया था। वो रोई नहीं, बस इतना बोली, भुजा लेंगे साहब। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले का वो रेलवे स्टेशन किसी नक्शे पर बहुत बड़ा नाम नहीं रखता, लेकिन उस दिन दोपहर की धूप में खड़ा वो स्टेशन अपनी खामोशी के भीतर एक ऐसी कहानी छुपाए था जो न तो किसी सरकारी फाइल में दर्ज थी और न ही किसी अदालत के आदेश में लिखी जा सकती थी, क्योंकि कुछ कहानियां कानून से नहीं, जमीर से लड़ी जाती है। और उस दिन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी हवा भी जैसे उसी जमीर का बोझ उठाए चल रही थी। स्टेशन के एक सिरे पर, जहां आमतौर पर फेरी वाले बैठते हैं और लोग जल्दबाजी में 5-10 रुपए का सौदा कर आगे बढ़ जाते हैं, वही जमीन पर बैठी एक औरत मिट्टी के छोटे से चूल्हे पर भुजा भून रही थी। कढ़ाई से उठती हल्की सी खुशबू प्लेटफॉर्म में फैल रही थी, लेकिन उस खुशबू में भी किसी उत्सव का नहीं बल्कि मजबूरी का स्वाद था, क्योंकि वो औरत जिस तरह से भुजा चला रही थी उसमें हाथों की आदत से ज्यादा दिल की थकान झलक रही थी। उस औरत की साड़ी कई बार धुल चुकी थी और फिर भी साफ नहीं लगती थी। उसके चेहरे पर समय ने इतनी गहरी रेखाएं खींच दी थी कि उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाए। और सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली चीज उसका उभरा हुआ पेट था, जिसे वो बार बार अनजाने में सहलाती, जैसे अपने भीतर पल रही जिंदगी से माफी मांग रही हो कि उसे इस दुनिया में इतनी कठिन शुरुआत देनी पड़ रही है। हर बार जब प्लेटफॉर्म पर ट्रेन की सीटी बजती, वो औरत पल भर के लिए सिर उठाती, उम्मीद से नहीं बल्कि डर से, क्योंकि भीड़ बढ़ने का मतलब था ज्यादा निगाहें, और ज्यादा निगाहों का मतलब था सवाल जिनके जवाब उसके पास नहीं थे। इसलिए वो जल्दी से नजरें झुका लेती और भुजा चलाने लगती, मानो यही उसका संसार हो और यही उसकी पहचान। उसी वक्त स्टेशन के बाहर एक सरकारी गाड़ी आकर रुकी। ड्राइवर ने फुर्ती से उतरकर दरवाजा खोला और उसमें से उतरा एक ऐसा आदमी जिसकी चाल में वर्षों की ट्रेनिंग थी, जिसकी आंखों में आदेश देने की आदत थी और जिसके चेहरे पर भावनाओं के लिए बहुत कम जगह बची थी, क्योंकि वो आदमी उत्तर प्रदेश कैडर का एक सख्त और चर्चित आईपीएस अधिकारी था, जिसका नाम था अभिनव प्रताप सिन्हा, और जिसे लोग उसके ओहदे से पहचानते थे, उसके अतीत से नहीं। अभिनव प्रताप सिन्हा आज बस्ती किसी केस के निरीक्षण के लिए आया था और शाम की ट्रेन से लौटने वाला था। इसलिए वो प्लेटफॉर्म पर टहलते हुए रिपोर्ट के कुछ बिंदुओं के बारे में सोच रहा था, लेकिन अचानक उसके कदम अपने आप धीमे पड़ गए, क्योंकि उसकी नाक में भुजा की वही जानी पहचानी खुशबू आई जो कभी बहुत पहले उसके घर की रसोई से आती थी, उस घर से जिसे उसने छोड़ दिया था और उस जिंदगी से जिसे उसने पीछे धकेल दिया था। वो खुद नहीं समझ पाया कि क्यों, लेकिन उसका सीना अचानक भारी हो गया, जैसे किसी ने बिना चेतावनी दिए कोई पुराना दरवाजा खोल दिया हो। और जब उसने उस कोने की ओर देखा जहां भुजा बिक रही थी, तो उसकी नजर उस औरत की पीठ पर टिक गई और उसी पल उसे एहसास हो गया कि कुछ गलत है, कुछ ऐसा जिसे वो पहचानता है लेकिन स्वीकार नहीं करना चाहता। जैसे ही वो 2 कदम और आगे बढ़ा, उसी क्षण वो औरत भी सिर उठाकर देखने लगी और उनकी नजरें टकराईं। कोई संवाद नहीं हुआ, कोई आवाज नहीं निकली, लेकिन उस एक पल में 8 साल की दूरी, तलाक के कागज, टूटे सपने, अधूरे सवाल और दबी हुई सच्चाइयां सब एक साथ उनके बीच खड़ी हो गई। औरत के हाथ से भुजा चलाने वाली कलछी फिसलकर नीचे गिर गई। कढ़ाई से धातु की हल्की सी आवाज आई और उसने जल्दी से अपनी साड़ी का पल्लू ठीक किया, जैसे खुद को समेट लेना चाहती हो। जबकि अभिनव प्रताप सिन्हा, जिसने अपने करियर में सबसे खतरनाक अपराधियों का सामना किया था, वही प्लेटफॉर्म पर जड़ होकर खड़ा रह गया, क्योंकि उसके सामने कोई अपराधी नहीं बल्कि उसकी अपनी बीती हुई जिंदगी बैठी थी। वो औरत उसकी पूर्व पत्नी थी, नेहा, वही नेहा जिसने कभी उसके साथ एक छोटे से किराए के कमरे में सपने सजाए थे, वही नेहा जिसने उसकी वर्दी का ख्वाब उसके लिए जिया था, और वही नेहा जिसे उसने तलाक देकर अपने भविष्य से अलग कर दिया था, ये सोचकर कि वक्त सब कुछ ठीक कर देगा। अभिनव की नजर अनजाने में फिर से उसके पेट पर चली गई और उस पल उसके भीतर कुछ ऐसा टूटा जिसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं दी, क्योंकि सवाल बहुत बड़ा था और जवाब अभी बहुत दूर। लेकिन नेहा ने उसकी ओर देखे बिना बेहद साधारण और थकी हुई आवाज में पूछा, भुजा लेंगे क्या साहब? और उस एक शब्द साहब ने उनके बीच रिश्ते की आखिरी दीवार भी खड़ी कर दी। अभिनव ने जेब से पैसे निकालने चाहे, लेकिन नेहा ने हल्की सी सिर की हरकत से मना कर दिया और बिना आंख मिलाए बस इतना कहा कि आज रहने दीजिए, जिससे साफ था कि वो मदद नहीं, सिर्फ दूरी चाहती है, क्योंकि कुछ रिश्ते टूटने के बाद दया भी बोझ बन जाती है। स्टेशन की भीड़ अपने रास्ते जा रही थी, ट्रेनें आ जा रही थी, घोषणाएं हो रही थी,
लेकिन उस प्लेटफॉर्म के उस कोने में समय जैसे ठहर गया था, क्योंकि वहां एक आईपीएस अधिकारी और एक गर्भवती भुजा बेचने वाली औरत आमने सामने नहीं, बल्कि अपने ही फैसलों के सामने खड़े थे। और यह कहानी अभी सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि असली सच अभी दफन था और उसका खुलासा आने वाले हिस्सों में होना बाकी था। अभिनव प्रताप सिंह प्लेटफॉर्म पर उसी जगह खड़ा रहा जहां कुछ पल पहले उसकी नजर नेहा से टकराई थी, और उस एक टकराव ने उसके भीतर वर्षों से दबे हुए सवालों को इस तरह जगा दिया था कि अब वो न तो आगे बढ़ पा रहा था और न ही पीछे लौट पा रहा था। क्योंकि जब इंसान अतीत से अचानक आमने सामने हो जाए तो वर्तमान अपनी अहमियत खो देता है और भविष्य धुंधला पड़ जाता है। नेहा ने बिना उसकी ओर देखे फिर से भुजा चलाना शुरू कर दिया था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन उसकी उंगलियों की हल्की सी काप साफ बता रही थी कि भीतर कुछ टूट रहा है, और वो सिर्फ अपने पेट पर टिके हाथ के सहारे खुद को संभाले बैठी है। क्योंकि जब औरत सब कुछ खो देती है तब वो अपने भीतर पल रही जिंदगी को ही आखिरी सहारा मान लेती है। अभिनव धीरे धीरे उसके सामने जमीन पर बैठ गया, ये भूलकर कि उसकी वर्दी, उसका रुतबा और उसके सितारे यहां किसी काम के नहीं है। क्योंकि इस वक्त वो अफसर नहीं बल्कि वही आदमी था जिसने 8 साल पहले एक फैसला लिया था और सोचा था कि वो फैसला दोनों के लिए बेहतर होगा। लेकिन समय ने आज साबित कर दिया था कि कुछ फैसले कागजों पर भले सही लगे, जिंदगी में जहर बनकर उतरते हैं। उसके मन में हजारों सवाल थे, लेकिन वो जानता था कि नेहा से सीधे कुछ भी पूछना उसके घावों पर नमक छिड़कने जैसा होगा। इसलिए वो चुप रहा, और उसी खामोशी में उसे वह दिन याद आने लगा जब उसने पहली बार नेहा से कहा था कि अगर उसे सच में आगे बढ़ना है तो कुछ रिश्तों को पीछे छोड़ना होगा। और नेहा ने बिना रोए, बिना चीखे सिर्फ इतना पूछा था कि क्या वह भी उन्हीं रिश्तों में गिनी जाएगी। तलाक के दिन अदालत का वो कमरा भी उसकी आंखों के सामने तैर गया, जहां नेहा ने कोई इल्जाम नहीं लगाया था, कोई कहानी नहीं सुनाई थी। बस एक कागज पर दस्तखत करते वक्त उसकी उंगलियां कांपी थी, और उसने आखिरी बार अभिनव की ओर देखा था, जैसे कुछ कहना चाहती हो लेकिन शब्दों पर भरोसा न रहा हो। और उसी दिन अभिनव ने खुद को समझा लिया था कि चुप्पी ही सबसे साफ जवाब होती है। आज उसी चुप्पी का बोझ दोनों के बीच बैठा था। फर्क सिर्फ इतना था कि तब नेहा अकेली थी और आज अभिनव भी उसी खामोशी में कैद था, क्योंकि वो देख रहा था कि जिस औरत के साथ उसने सपने देखे थे वो अब स्टेशन की धूल में बैठकर भुजा बेच रही है, और उसके पेट में पल रही जिंदगी किसी ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रही है जिसके लिए न तो समाज तैयार है और न ही कानून। अभिनव की नजर बार बार नेहा के पेट पर चली जाती और हर बार उसका दिल और ज्यादा भारी हो जाता, क्योंकि वो सवाल पूछने से डर रहा था, उस सवाल से जो उसके पूरे अस्तित्व को हिला सकता था। इसलिए उसने बात को इधर उधर मोड़ते हुए बस इतना कहा कि वो यहां कैसे पहुंची। लेकिन नेहा ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया, और सिर्फ इतना कहा कि कुछ रास्ते मजबूरी में नहीं, हालात की मार से चुने जाते हैं। उसने बताया कि तलाक के बाद वो ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई, कि रिश्तेदारों ने उसे ऐसे देखा जैसे वो कोई बोझ हो, और समाज ने उसे ऐसे परखा जैसे वह किसी अपराध की सजा काट रही हो। और जब एक औरत अकेली होती है तो उसके चरित्र पर सवाल सबसे सस्ते में लगाए जाते हैं, क्योंकि सवाल पूछने वालों को जवाब सुनने की हिम्मत नहीं चाहिए होती। नेहा की आवाज में न गुस्सा था न शिकायत, बल्कि एक अजीब सी थकान थी, और वही थकान अभिनव के भीतर चुपचाप उतर रही थी, क्योंकि वो समझ रहा था कि ये कहानी सिर्फ उसकी पत्नी के गिरने की नहीं है, बल्कि उस सिस्टम की भी है जो किसी आदमी की तरक्की को तालियां देता है और उसी तरक्की में कुचली गई औरत को नजरअंदाज कर देता है। स्टेशन की घड़ी ने समय की घोषणा की, ट्रेन आने वाली थी, और उस आवाज के साथ ही अभिनव को एहसास हुआ कि वो कुछ भी कर ले, इस पल को रोक नहीं सकता। लेकिन उसने ये भी समझ लिया कि वो अब पहले जैसा आदमी नहीं रह सकता, क्योंकि उसके सामने बैठी नेहा सिर्फ उसकी पूर्व पत्नी नहीं, बल्कि उसकी छोड़ी हुई जिम्मेदारी थी, और उसके पेट में पल रही वो अनकही सच्चाई जल्द या देर सब कुछ बदल देने वाली थी। नेहा ने आखिरी बार भुजा की कढ़ाई में लकड़ी डाली, आग भड़की, और उसी आग की रोशनी में अभिनव ने उसके चेहरे पर एक ऐसा डर देखा जो सिर्फ आने वाले कल से जुड़ा होता है। और उस डर ने उसे बता दिया कि इस कहानी का सबसे बड़ा सच अभी सामने आना बाकी है, और वो सच इतना आसान नहीं होगा कि एक अफसर का ओहदा उसे संभाल ले। शाम की हल्की सी ठंडक प्लेटफॉर्म पर उतरने लगी थी और सूरज धीरे धीरे पटरियों के पार झुक रहा था। लेकिन अभिनव प्रताप सिंह के भीतर कोई शाम नहीं हो रही थी, क्योंकि उसके मन में उठते सवाल अब सिर्फ सवाल नहीं रह गए थे, वे आरोप बनते जा रहे थे, खुद उसके खिलाफ। और नेहा के सामने बैठे बैठे उसे पहली बार एहसास हुआ कि वर्दी इंसान को ताकत तो दे सकती है, लेकिन उसे उसके अतीत से नहीं बचा सकती। नेहा कुछ देर तक चुपचाप भुजा चलाती रही, जैसे खुद को इस बातचीत से दूर रखना चाहती हो।
लेकिन जब उसने महसूस किया कि अब चुप्पी भी जवाब मांगने लगी है, तब उसने गहरी सांस ली और पहली बार अभिनव की ओर सीधे देखा। उस नजर में न प्यार था न नफरत, बल्कि एक ऐसा थका हुआ स्वीकार था जो अक्सर बहुत कुछ सह लेने के बाद आता है। और उसी नजर के साथ उसने कहा कि कुछ सच ऐसे होते हैं जो बताए नहीं जाते, बल्कि हालात के जरिए सामने आ जाते हैं। उसने बताया कि तलाक के बाद वो कुछ महीनों तक उम्मीद के सहारे जीती रही थी। उसे लगता रहा था कि शायद समय के साथ चीजें ठीक हो जाएंगी, शायद अभिनव एक दिन पलटकर पूछेगा कि वो कैसी है, जिंदा भी है या नहीं। लेकिन जब महीनों तक कोई खबर नहीं आई, तब उसने समझ लिया था कि अब वो उसके जीवन का हिस्सा नहीं, बल्कि एक बंद फाइल है जिस पर निपटाया गया, लिख दिया गया है। नेहा ने कहा कि अकेलेपन से ज्यादा उसे समाज की निगाहों ने तोड़ा, क्योंकि हर जगह उससे यही पूछा गया कि पति ने क्यों छोड़ा, गलती किसकी थी। और जब उसने चुप रहना चुना तो उसी चुप्पी को उसका अपराध मान लिया गया, और यहीं से उसकी जिंदगी ढलान पर उतरने लगी। काम छोटे होते गए, सहारे खत्म होते गए, और भरोसे ऐसे टूटे कि दोबारा किसी पर टिकने की हिम्मत ही नहीं बची। अभिनव उसे सुनता रहा और भीतर ही भीतर खुद को याद दिलाता रहा कि उसने तलाक का फैसला किस मजबूरी में लिया था, कैसे उस समय उस पर ऊपर से दबाव था, करियर का, सिस्टम का, समाज की उम्मीदों का, और कैसे उससे साफ कहा गया था कि अगर वो सच में आगे बढ़ना चाहता है तो कुछ रिश्तों को कुर्बानी देना पड़ेगा। लेकिन आज सामने बैठी नेहा को देखकर उसे समझ आ रहा था कि कुर्बानी हमेशा बराबर नहीं बनती। जब बात नेहा की गर्भावस्था पर आई तो उसने अपनी साड़ी का पल्लू थोड़ा ठीक किया और बहुत देर तक कुछ नहीं बोली, और उस खामोशी ने अभिनव के भीतर डर की एक ठंडी लहर दौड़ा दी, क्योंकि वो जानता था कि यह सवाल सिर्फ एक बच्चे का नहीं, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी का हिसाब मांग रहा है। और जब नेहा ने आखिरकार बोलना शुरू किया तो उसकी आवाज में कोई सफाई नहीं थी, बस सच्चाई थी, कठोर, नंगी और बिना सजावट की। उसने कहा कि जिंदगी में कुछ मोड़ ऐसे आते हैं जहां इंसान सही और गलत के बीच फर्क नहीं करता, बल्कि सिर्फ जिंदा रहने का रास्ता ढूंढता है। और उसी तलाश में उसने एक बार भरोसा किया था, बहुत सोच समझ कर नहीं, बल्कि टूटे हुए दिल और थके हुए शरीर के साथ। और वही भरोसा आज उसके पेट में सांस ले रहा था, जिसे वो न तो दुनिया के सामने अपराध कह सकती थी और न ही खुद के सामने भूल। ये सुनकर अभिनव का सिर झुक गया, क्योंकि उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिस नैतिकता पर वो गर्व करता था, वो नैतिकता शायद सुविधाजनक हालात में ही मजबूत रहती है। और जब जिंदगी इंसान को कोने में धकेल देती है, तब फैसले किताबों से नहीं, भूख से लिए जाते हैं। और नेहा की कहानी उसी भूख की कहानी थी, इज्जत की भूख, सहारे की भूख, और एक इंसान की तरह देखे जाने की भूख। नेहा ने साफ कहा कि वो उससे कुछ नहीं चाहती, न पैसा, न पहचान, न नाम, क्योंकि जो कुछ उसे चाहिए था वो बहुत पहले खो चुकी थी। और अब उसका पूरा संसार उसके पेट में पल रही उस जिंदगी तक सिमट चुका है, जिसे वो किसी भी हाल में बचाना चाहती है, चाहे उसके लिए उसे स्टेशन पर बैठकर भुजा ही क्यों न बेचनी पड़े। अभिनव के लिए ये सब सुनना किसी सजा से कम नहीं था, क्योंकि वो समझ चुका था कि कानून के दायरे में भले ही वो निर्दोष हो, लेकिन इंसान के दायरे में वह इस कहानी से बाहर नहीं निकल सकता। और उस पल उसे एहसास हुआ कि यह मुलाकात महज संयोग नहीं थी, बल्कि उस अधूरे अध्याय की वापसी थी जिसे उसने जानबूझकर बिना पढ़े छोड़ दिया था। ट्रेन के आने की घोषणा हुई और नेहा ने भुजा की कढ़ाई ढक दी, जैसे इस बातचीत को भी वही बंद कर देना चाहती हो। लेकिन दोनों जानते थे कि कुछ बातचीत बंद नहीं होती, वे बस अगली मुलाकात का इंतजार करती है। और यह कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल अब भी हवा में तैर रहा था। क्या अभिनव इस सच्चाई से भागेगा, या पहली बार अपनी वर्दी से पहले इंसान बनकर खड़ा होगा? शाम पूरी तरह उतर चुकी थी और बस्ती के उस छोटे से रेलवे स्टेशन पर पीली रोशनी वाले बल्ब जल उठे थे, जिनकी रोशनी में चीजें साफ नहीं बल्कि और धुंधली दिखाई देती है। ठीक वैसे ही जैसे जिंदगी के कुछ फैसले समय के साथ उजाले में नहीं आते, बल्कि अंधेरे में और गहरे हो जाते हैं। और उसी धुंधली रोशनी में अभिनव प्रताप सिंह कुछ देर तक वही बैठा रहा, जैसे उठकर जाना उसके लिए सबसे कठिन काम बन गया हो। नेहा ने भुजा की कढ़ाई समेट ली थी और अपनी पोटली बांधते हुए उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसने एक भी बार उस आदमी की ओर देखा तो शायद उसके भीतर की वो मजबूरी टूट जाएगी, जिसे उसने 8 साल में बड़ी मुश्किल से खड़ा किया था। और कुछ टूट जाने के बाद फिर से स्टेशन की जमीन पर बैठना और भी भारी हो जाता है। अभिनव ने पहली बार महसूस किया कि उसके पास कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन कहने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि कुछ रिश्तों में अधिकार उसी दिन खत्म हो जाता है जिस दिन इंसान सुविधा को जिम्मेदारी से ऊपर रख देता है। और उसे यह भी समझ आ रहा था
कि अगर वो अब कुछ बोलेगा भी तो वो शब्द नहीं होंगे, बल्कि देर से जागी हुई आत्मा की सफाई होगी, जिसकी जरूरत शायद अब किसी को नहीं थी। फिर भी उसने बहुत धीरे से, लगभग डरते हुए नेहा का नाम लिया, और नेहा कुछ पल के लिए रुकी, पूरी तरह मुड़ी नहीं, बस इतनी कि सुन सके। और उस अधूरी मुद्रा में ही अभिनव ने कहा कि वो भागना नहीं चाहता, कि वो उस बच्चे की जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ेगा, कि वो चाहे समाज में कुछ भी कहलाए, लेकिन इस सच्चाई से मुंह नहीं फेर सकता, क्योंकि अब ये सिर्फ उसका अतीत नहीं बल्कि उसका वर्तमान बन चुका है। नेहा ने उसकी बात पूरी होने नहीं दी। उसने बिना पलटे हुए बस इतना कहा कि जिम्मेदारी तब बोझ बन जाती है जब उसे मजबूरी में उठाया जाए, और वो नहीं चाहती कि उसका बच्चा किसी की दया या पश्चाताप के सहारे बड़ा हो, क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की चुप्पी की कीमत चुकाते हुए बिताई है, और अब वो ये कीमत अपने बच्चे से नहीं वसूलना चाहती। उसकी आवाज में कोई कठोरता नहीं थी, बस एक ऐसी स्थिरता थी जो बहुत कुछ झेलने के बाद आती है। और वही स्थिरता अभिनव के लिए सबसे बड़ा आईना बन गई, क्योंकि उसे पहली बार समझ आया कि मदद हमेशा पैसे या पहचान से नहीं होती। कभी कभी मदद का मतलब रास्ते से हट जाना भी होता है, ताकि सामने वाला बिना किसी एहसान के आगे बढ़ सके। स्टेशन पर ट्रेन आ चुकी थी, लोग जल्दी जल्दी चढ़ रहे थे, और उसी अफरातफरी में नेहा भी धीरे धीरे भीड़ का हिस्सा बनती जा रही थी। उसका उभरा हुआ पेट और झुकी हुई पीठ उस भीड़ में भी अलग दिख रही थी, और अभिनव उसे देखता रहा जब तक कि वो आंखों से ओझल नहीं हो गई, क्योंकि कुछ लोगों को रोका नहीं जाता, उन्हें बस याद किया जाता है। जब ट्रेन चल पड़ी और प्लेटफॉर्म फिर से खाली होने लगा, तब अभिनव प्रताप सिंह ने महसूस किया कि वो अकेला नहीं बल्कि खाली है, और ये खालीपन किसी दुश्मन की गोली से नहीं बल्कि अपने ही फैसलों से पैदा हुआ है। और शायद यही खालीपन आगे उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाला था। उस रात उसने अपनी रिपोर्ट पूरी नहीं की, नहीं किसी अफसर से बात की। वो बस देर तक प्लेटफॉर्म पर बैठा रहा और सोचता रहा कि इंसान अगर वक्त पर सही बन जाए तो कानून की जरूरत कम पड़ती है, और अगर वक्त निकल जाए तो कानून भी अधूरा रह जाता है। और इसी सोच के साथ उसने पहली बार यह स्वीकार किया कि उसने भले ही सिस्टम में ईमानदारी से काम किया हो, लेकिन जिंदगी में वो देर से पहुंचा है। बस्ती का वो रेलवे स्टेशन अगले दिन फिर वैसा ही हो गया जैसा हर दिन होता है। लोग आए गए, भुजा बिकती रही, ट्रेनें चलती रहीं, लेकिन उस प्लेटफॉर्म ने एक ऐसी कहानी देख ली थी जिसे वो कभी नहीं भूल पाएगा, क्योंकि वहां एक आईपीएस अफसर ने पहली बार सीखा था कि सबसे कठिन केस बाहर नहीं, अपने भीतर दर्ज होते हैं। और एक गर्भवती औरत ने साबित कर दिया था कि हालात चाहे जैसे हों, आत्मसम्मान अगर जिंदा हो तो इंसान टूटता नहीं, बस अकेला हो जाता है। और यही इस कहानी का अंत नहीं बल्कि सच्चाई है, क्योंकि कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वे बस सुनने वाले के भीतर जाकर चुपचाप बैठ जाती है। कुछ कहानियां वही खत्म नहीं होती जहां शब्द रुक जाते हैं, क्योंकि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिनका फैसला कानून नहीं, ज़मीर करता है। ये कहानी भी किसी को दोषी नहीं ठहराती, बस आईना दिखा जाती है कि इंसान अगर समय पर इंसान न बने तो एक दिन वर्दी भी उसे नहीं बचा पाती। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगली कहानी में।